नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भाषा लिपि पर आधारित है, जो विभिन्न कालखंडों से होती हुई कई नामों से जानी गई। दोस्तों, आपको अगर आप मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। भाषा लिपि किसी भी संस्कृति और सभ्यता का आईना होती है, जिसमें कालखंडों के साथ अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन लिपियों में शुमार धम्म लिपि बौद्ध सभ्यता और संस्कृति की देन थी। धम्म लिपि से ही विभिन्न एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। धम्म लिपि और सभ्यता के सर्वप्राचीन रूप को हम सिंधु लिपि और सभ्यता में देख सकते हैं। वहीं नवीन अनुसंधानकर्ताओं को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धम्म लिपि में लेख भी प्राप्त हुए हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों की लिपि को धम्म लिपि बताया है। वह अपने किसी भी अभिलेख में धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि के रूप में नामित नहीं करते हैं। फिर किस आधार पर धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि के नाम से उल्लेखित किया गया? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह बात सामान्यतः पाई जाती है कि जिस किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कुछ अधिक प्राचीन या अज्ञात हो, उसके निर्माता के रूप में आसानी से ब्रह्मा का नाम ले लिया जाता है। शुंगकालीन साहित्य में ब्रह्मा को लिपि का जन्मदाता माना जाता है। इसीलिए दुष्प्रचार से प्रेरित होकर अति प्राचीन धम्म लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ गया। इस काल में लिखित बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि ही वर्णित है। मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों के नामों का उल्लेख है, जिसमें पहला नाम ब्राह्मी है और दूसरा खरोष्ठी। जैनों के पर्णवणा सूत्र तथा समवायांग सूत्र में 16 लिपियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से पहला नाम बंभी का है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में सर्वप्रथम बंभी अर्थात ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करके सूत्र का आरंभ किया गया है। 668 ईस्वी में लिखित एक चीनी बौद्ध विश्वकोश फा शुन लिन में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का उल्लेख किया गया है। उनमें सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मी है, जिसकी लिपि बाईं ओर से दाहिनी ओर को पढ़ी जाती है। इससे यही ज्ञात होता है कि धम्म लिपि भारत की सार्वदेशिक लिपि थी और उसका जन्म भारत में ही हुआ, जो कई संस्कृति, सभ्यताओं और मान्यताओं से गुजरती हुई मौर्य काल के बाद ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। हालांकि मौर्य काल से शुंग काल तक धम्म लिपि में कोई बड़े परिवर्तन नहीं आए, बस नाम बदल गया। कुषाण काल से गुप्त काल तक ब्राह्मी लिपि काफी भिन्न रही, जबकि गुप्तोत्तर ब्राह्मी में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दक्षिण के राजवंशों द्वारा लिखित अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि से वर्तमान नागरी लिपि के शैली की शुरुआत 10वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। 8वीं शताब्दी में लिखे गए जैन ग्रंथ कुवलय माला में भारत में प्रचलित विभिन्न 18 लिपियों की सूची दी गई है, जो कि धम्म लिपि के विभिन्न नाम सूचित करती है और बताती है कि धम्म या ब्राह्मी लिपि को कितने लेख विधान में लिखा जाता है। जैसे भंबी यानी ब्राह्मी लिपि, यवनानी, दोषापुरिका, खरोष्ठी, पुष्कर शारिका, भोगवतिका, प्रहरादिका, अंताक्षरिका, अक्षर पुष्टिका, वैनयिका, निह्नविका, अंक लिपि, गणितीय लिपि, गंधर्व लिपि, आदर्श लिपि, माहेश्वरी लिपि, तमिल द्राविड़ी और पालेंदी लिपि।
वहीं व्यूलर जैसे प्रसिद्ध पुरालिपिविद का मानना है कि ब्राह्मी लिपि का निर्माण फिनीशियन लिपि के आधार पर हुआ था, जिसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एरण के एक सिक्के का प्रमाण प्रस्तुत किया। सागर स्थित एरण से तांबे के कुछ सिक्के मिले थे, जिनमें से सिर्फ एक सिक्के पर धम्मपालस शब्द के अक्षर दाईं ओर से बाईं ओर को लिखे हुए मिले। अब क्योंकि सेमेटिक लिपियां भी दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी, इसीलिए व्यूलर ने इस अकेले सिक्के के दम पर यह कल्पना कर ली कि आरंभ में ब्राह्मी लिपि भी सेमेटिक लिपियों की तरह दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। इतिहासकार गौरी शंकर ओझा तथा अन्य विद्वानों ने व्यूलर की इस मान्यता का तर्कपूर्ण खंडन किया है। ओझा जी ने बताया कि यह लिपि का दोष नहीं, बल्कि टकसाल में खोदने वाले की चूक के कारण अभिलेख का लेख ठप्पे पर उल्टा लिख गया, जिससे ढाले गए सिक्के का सारा लेख उल्टा आ गया। उसी प्रकार नाग लिपि भी भारत की अपनी मूल लिपि है। दिग्गज बौद्ध दार्शनिक दिगनाग, नागसेन और नागार्जुन नाग लिपि और इतिहास के बड़े भागीदार थे। नाग लिपि नागकुल की भाषा लिपि थी। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि धम्म लिपि बौद्धों की थी तो नागरी लिपि नागों की थी। संस्कृत ने अपनी कोई स्वतंत्र लिपि विकसित नहीं की, बल्कि समय समय पर इन्हीं का इस्तेमाल करती थी। प्रसाद जी उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे तुम्हारी गाड़ी मतलब आपकी गाड़ी, वैसे नागरी लिपि मतलब नाग की लिपि। तुम्हारी और नागरी दोनों में री संबंध कारक है। संबंध कारक में अधिकार का भी बोध होता है। नागरी लिपि पर नागों का अधिकार था, मतलब नाग लोग नागरी लिपि के लेखन में सिद्ध हस्त थे और इन्हीं लोगों ने ही इस प्रकार की लेखन कला को पहली बार प्रयोग में भी लाया था। इसी लिपि का बदला रूप देवनागरी, जिसमें संस्कृत को लिखा जाता है, संस्कृत भाषा की लिपि बन गई, जबकि यह मूल रूप से नाग लिपि है। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने अपनी पुस्तक भारतवर्ष का अंधकार युगीन इतिहास में बताया है कि कैसे नागों के शिलालेखों से शेरों रेखा दिए जाने की परंपरा आरंभ हुई और फिर नागरी लिपि का विकास हुआ। महाप्रतापी चक्रवर्ती नागवंशी शासकों को इतिहास में सांप बना दिया गया और उनके गौरवपूर्ण भाषा, साहित्य, अभिलेख, लिपि और शासन संस्कृति को अंधकार युग कहकर संबोधित किया। राजा शेषनाग और राजा मुचिलिंद महान नागवंशी शासक थे। इन्हें इतिहास में सम्मान पूर्वक स्थान दिलाना आधुनिक शोधकर्ताओं का दायित्व है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।